नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी दिवाली के इस त्योहार पे सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आशा करता हूं, आई होप कि सभी घर अभी आराम से पहुंच गए होंगे अपनी सही सलामत। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो भी व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं वो प्लीज़ याद रखें कि क्राउड बहुत है। ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं आप तो बहुत क्राउड है, ट्रेन में, बसों में। तो कृपया अपने घर की तरफ जा रहे हैं आप, थोड़ी देरी से पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सही सलामत जाएं। ऐसा नहीं है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि काफ़ी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं और उसमें मतलब भीड़ है, चढ़ने की जगह नहीं है, खिड़कियों पर लटक लटक कर जा रहे हैं ट्रेन में। आप सोचिए, मतलब आप अपनी जान को खुद ये बुलावा दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार। तो कृपया मेरी आपसे ये निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी नौकरी पेशे व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, वो कृपया इस तरीके की हरकत तो ना करें, क्योंकि देखो जान का सवाल होता है, ये कोई मजाक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी घर की तरफ जा रहे हैं, कृपया ऐसा ना हो कि घर पे बुरी सूचना पहुंचे। मैं आशा नहीं करता ऐसे, क्योंकि सभी घर अपने बेटे की बेटी की राह देख रहे होते हैं उस वक्त। आ रहा होगा बेटा हमारा, आ रहा होगा। और बेटा देखो, बेटा वहां क्या कर रहा है, बेटा वहां स्टंट कर रहे हैं साहब, रेलगाड़ी में स्टंट कर रहे हैं वो, ठीक है। कभी खिड़कियों पर लटक कर आ रहे हैं, कभी गेटों पर बैठ कर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो रील्स बना रहे हैं, देख रहे हो तुम, जुनून देखो घर जाने का। तो कृपया ऐसे बेवकूफ़ी ना करें, ये नौटंकी जैसी हरकतें बिल्कुल ना करें। अपने जैसे जाना है, सीट पर बैठकर, आपको सीट मिलती है तो ठीक है, भीड़ है तो दूसरी ट्रेन का वेट कर लो भाई, क्योंकि ट्रेन तो टिकट तो वैसे किसी की कंफर्म नहीं होगी, वेटिंग में सारे जा रहे होंगे तो, है ना। और रेलवे के नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो वेटिंग वाले को तो रिजर्वेशन में एंट्री मिलती, अब मिलेगी नहीं। और तुम चले भी गए, मान लो वेटिंग का टिकट लेके तुम रिजर्वेशन में चले भी गए ना, तो सीधे सीधे फाइन लगेगा, जो रेलवे का नियम है। तो रेलवे का नया नियम यह है कि आप वेटिंग टिकट को लेके रिजर्वेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। सफर जनरल में ही तय करना है फिर भी। तो अब ऐसी जब बात है, किसी का टिकट कंफर्म नहीं है, तो भाई अपने टिकट को आप जेब में डालो, और जेब में डालने के बाद ये तय करो कि भीड़ है या नहीं है। भीड़ है तो भाई आप ऐसी हरकतें ना करो। मान लो गलती से पैर फिर स्लिप हो गया, गलती से पैर स्लिप हो गया, तो क्या करोगे यार, नीचे तो फिर ट्रेन की पटरी है, ठीक है। तो कृपया अपने माँ बाप के लिए वो खुशी बनने जा रहे हो तो खुद सही सलामत लौटो वहां पे। ये स्टंट करना, रील्स बनाना, ये रील्स घर जाके बना लेना अपने, ठीक है। आजकल वीडियोस देख रहा हूँ, कल की वीडियोस देखी थी मैंने, पता नहीं वो एक महिला एक बच्चे को लेकर चढ़ रही है, और उसे ये भी नहीं कि भीड़ है, ठीक है, हम देर से चले जाएंगे 2 घंटे, तो दिक्कत नहीं। वो जाने का प्रयास कर रही है और ट्रेन जैसे ही चलने लगी वो ट्रेन के नीचे आ गई। वो तो बस आरपीएफ वालों ने तुरंत देखा और वो बेचारा कांस्टेबल तुरंत भाग के गया, उसके महिला के हाथ को खींचा, बच गया ना, बच्चे को भी ले जाती। देखो ऐसी ऐसी हरकतें करना ये बेवकूफ़ी आपका, आप इतने पढ़े लिखे हैं। तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं, और आज से 4 बजे और डेली 4 बजे हम क्विज लाइव आने वाले हैं, क्विज के लिए ओनली, थ्योरी के लिए नहीं आएंगे। 15 मिनट का लाइव सेशन होगा, ओनली 15 मिनट का लाइव सेशन। तो चलिए इंडियन पॉलिटी की हम बात कर लेते हैं, और इंडियन पॉलिटी में आज हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का पार्ट 1 मैं करा चुका हूं सभी को, आप सभी ने देख लिया होगा। पार्ट 1 के नाम से फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मूल अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार सभी डाल दीजिए, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार एक ही बात है, तो मैं इनको कहना चाहूंगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, देखिए तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली मैंने बता दिया था, थोड़ा रिवीजन और कर देते हैं। पहले लेक्चर पे आप देख सकते हो, तो मैंने किस तरीके से आपको मैंने इनकी मौलिक अधिकारों के अर्थ यानी डेफिनेशंस बताई कि मौलिक अधिकारों को, इन राइट्स को हम फंडामेंटल कहते क्यों हैं। देखो फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत बेसिक, क्या होता है, बहुत बेसिक होता है, बहुत ही लो लेवल के होते हैं। लेकिन ये लेवल इनका लो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये राइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत बेशकीमती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन
जिनकी कोई पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी आप इन्हें पैसों से नहीं खरीद सकते, आप इन्हें तब खरीद सकते हो जब आप भारत के नागरिक हो। भारत के पूर्ण रूप से नागरिक होने के नाते आपको अधिकार इसलिए दिए जाते हैं तो ताकि आप भारत में रहते हुए अपना सर्वांगीण विकास कर पाएं, अपना डाइवर्शियल डेवलपमेंट कर पाएं। और डाइवर्शियल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपना मोरल डेवलपमेंट कर पाएं, यानी नैतिक विकास कर पाएं, आप अपना एथिकल डेवलपमेंट, अपना नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट कर पाएं, आप अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर पाएं, आप अपना मेंटली डेवलपमेंट कर पाएं, और आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कर पाएं, और आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाएं। ये सारे इन सर्वांगीण डाइवर्शियल डेवलपमेंट को करने के लिए जो अधिकार आपको भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को, उन राइट्सों को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसलिए इनको मैंने फंडामेंटल बोला था। ये होते तो बड़े निम्न स्तर के हैं, लेकिन बड़ा बड़ा काम आपके जरिए करवाते हैं। मूल अधिकार, और मूल अधिकार हमारे भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लिश शब्द है, ठीक है। और आपको पता है कि मैग्ना कार्टा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1215 में ब्रिटेन में किया गया था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है डियर घोषणा पत्र। क्या होती है? घोषणा पत्र होती है। तो हालांकि इसकी अर्थ, इनकी परिभाषा और इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इनका अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कि इनका अर्थ क्या होता है, यानी इनको मौलिक क्यों कहते हैं। उसके बाद मैंने दूसरी चीज आपको बताई थी, इनकी परिभाषा क्या होती है। आप सभी वहां जाके देख सकते हैं, मैंने इनकी परिभाषा कराई। परिभाषा के बाद मैंने इनका तीसरा जो डाइवर्शन लेवल था, परिभाषा कराना, उसके बाद मैंने अर्थ कराया, और अर्थ के बाद मैंने इनका उद्देश्य कराया। उद्देश्य का मतलब होता है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है फंडामेंटल राइट्स। यानी आप कहोगे सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो मैं बोलूंगा कि फंडामेंटल राइट्स पर्पस जो है इनका, वो है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना इनका पर्पस होता है, इनका उद्देश्य होता है। तो चलिए, तो कुल मिला के हम बात करना चाहते हैं कि आपके सामने ये भी आ गया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? फंडामेंटल राइट्स करते हैं। और इसी भाग को मैंने क्या बोला था? इसी भाग को मैंने मैग्ना कार्टा भी बोला था। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन लेटर। क्या होता है? डिक्लेरेशन लेटर, घोषणा पत्र कहते हैं इसको। चलिए, उसके बाद मैंने इनका आपसे कराई थी विशेषताएं, और विशेषताओं में मैंने कहीं हद तक करा चुका था, शायद पूरी करा दी थी विशेषताएं मैंने, या नहीं कराई थी? पूरी करा दी थी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने इनकी विशेषताएं भी आपसे करा दी। इसे कहते हैं हम फीचर्स, इनको कह सकते हैं पर्पस, ये पर्पस हो सकता है। और ये आपकी रही डेफिनेशन, ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद ये आपकी हो गई मीनिंग, ये मीनिंग है, ये डेफिनेशन है, ये पर्पस है, ये डिक्लेरेशन लेटर है, ये डिक्लेरेशन लेटर हो गया, ठीक है। ये आपके विशेषताएं, तो ये आपके फीचर्स हो गए। तो कुल मिला के मैंने इन सब चीजों को देखा था, और विशेषताओं में मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार एक न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, एक वाद विवाद प्रकृति के होते हैं, यानी डायलेक्ट, यानी क्या कहते हैं? डायरेक्ट डायलेक्ट मेथड, वाद विवाद। उसके बाद जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, यानी इनके हनन के समय यदि आपको लगता है कि आपकी सरकार, राज्य सरकार हो या संघ सरकार हो, यानी यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे आपकी वो लोकल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है आपके कलेक्टर साहब, आपके सरपंच साहब, आपके विधायक साहब, ये सारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, और चाहे स्टेट के अंदर या यूनियन के अंदर आने वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी संस्था हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, ये आपका अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो मैं आर्टिकल 12 में उसको खुल के पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दीजिए इसको, आप इन पे ध्यान दिए। विशेषताओं में मैंने विशेषताओं में बताया जस्टिसेबल नेचर का होता है,
मैंने दूसरी विशेषता बताई थी कि मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कुछ विदेशी व्यक्तियों को भी मिले होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 मिला होता है उनको, उनको आर्टिकल 25 मिला होता है। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। हालांकि भारतीयों को तो सारे सारे प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे आर्टिकल 15 प्राप्त होता है, आर्टिकल 14 प्राप्त होता है, आर्टिकल 21 प्राप्त होता है विदेशियों को। तो कुल मिला के कुछ विदेशियों को और सारे हमको प्राप्त होते हैं। ये जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता ने क्या बताई थी कि मौलिक अधिकारों की एक खास बात ये होती है कि ये नेशनल इमरजेंसी के समय काम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में। खैर, तो आज सबसे बड़ी बात है कि हम आर्टिकल्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। और आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं 12 से लेकर 35 तक की। तो आप लिखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो लिखें। और इनका इंग्लिश में लिखाऊंगा, डोंट वरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा लेक्चर आज, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे आप हेडिंग के तौर पर कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधित संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। ओके, अब इनका आप इनको बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस is related to fundamental rights। ओके, यानी संवैधानिक प्रावधान किससे रिलेटेड हैं? फंडामेंटल राइट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अब हम बात करना चाहते हैं कि मौलिक अधिकारों संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को, यानी संविधान के भाग 3 की हम बात करते हैं, इसकी यहां पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पर आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जिसे पार्ट 3 की बात करते हैं, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद, और आपके जो अनुच्छेद हैं 12 से 35, 12 to 35, ये सारे अधिकार इन भारत के संविधान का हिस्सा है। और इसी संविधान के हिस्से को हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा या संविधान का घोषणा पत्र। चलिए, तो ये संविधान का क्या हो गया? ये संविधान का घोषणा पत्र हो गया। तो हमारे संविधान में जब इनकी संवैधानिक प्रावधान की हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 में मिलते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में मिलते हैं। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो पहला आर्टिकल आप सभी के सामने आने वाला है, लिख देंगे सभी आप अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 क्या कहता है? चलिए, तो संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आने वाले हैं आपके। अब अनुच्छेद 12 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है कि संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 अपनी राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को एक्सप्लेन करता है। इससे पहले आप सभी को पता है एक बच्चे का कमेंट भी आया था, और डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दिया था। इसमें पहले वाले लेक्चर में छोटा सा हिस्सा मेरा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को लेकर था। मैंने एक बात बोली थी आपसे कि राज्य की परिभाषा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा, राइट, और राज्य की परिभाषा को मैंने इस तरीके से बताया था, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की कैसे कैसे थी। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और बच्चों ध्यान रखना कि राज्य की परिभाषा 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो राज्य की परिभाषा को हम एक अलग प्रकार से, जैसे कि मनु ने भी कहा है,
मनु के अलावा चाणक्य पॉलिसी, चाणक्य नीति में भी कह चुके हैं, एंड्रू नाम की बुक है उसमें भी कह चुके हैं, ठीक है। और राज्य की परिभाषा की हम बात करें तो राज्य की परिभाषा जैसे कि भारतीय शासन राजनीति की किताब है जिसका नाम है साहित्य पब्लिकेशन, यानी साहित्य पब्लिकेशंस की जो बी और एमए से होंगे उसमें भी भारतीय शासन और राजनीति की किताब में भी लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा को जैसे पहले के समय में कैसे डिफाइन करते थे, राज्य की परिभाषा होती थी यानी क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन चारों से मिलकर बनी होती है। जो भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझे होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो राज्य 4 चीजों से मिलकर बनता है, क्षेत्रफल से, जनसंख्या से, सरकार से और संप्रभुता से। जिसके पास ये चारों चीजें हैं वो एक राज्य है, वो एक संघ है। हालांकि इंडिया को भी हम राज्य की अवधारणा से प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि राज्य के पास चारों चीजें होती हैं और इंडिया के पास वो चारों हैं। लेकिन एक राज्य की परिभाषा संवैधानिक तरीके से कैसे हो सकती है? मौलिक अधिकार के परसेप्शन में यानी फंडामेंटल राइट्स के परसेप्शन में मैं बात करता हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करूं तो मैं डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। तो ओके, तो आई कैन एक्सप्लेन, जैसे कैसे देखिए, तो राज्य की परिभाषा हमसे ये कहती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन से मैं बात करना चाहता हूं और कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन मुझे सिखाता है कि राज्य की परिभाषा ये हो सकती है पहले में, जैसे कि संसद, भारत की संसद अर्थात भारत की संसद, कौमा कार्यपालिका, कौमा विधायिका जिसे बात करते हैं ना, तथा संघीय सरकार के अधीन आने वाले प्रत्येक विभाग, ये बात करें संसद, कार्यपालिका, कौमा व्यवस्थापिका जिसे विधायिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका, ठीक है, संसद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये कुल मिला के एक ही चीज है दोनों, ठीक है, व्यवस्थापिका तथा संघीय सरकार, संघीय सरकार के अधीन, संघीय सरकार के अधीन या के रूप में, या के रूप में आने वाली प्रत्येक संस्था, आने वाली प्रत्येक संस्था, प्रत्येक एवरी वन इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, प्रत्येक संस्था। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा कहता है ये कि राज्य का विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका जो राज्यपाल से स्टार्ट होती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट से स्टार्ट होती है, राज्य की विधायिका, राज्य का विधानमंडल एक ही बात है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य का प्रशासन अर्थात तथा राज्य के अधीन आने वाली प्रत्येक वह संस्था जो राज्य के रूप में काम कर रही है। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, कौमा राज्य की कार्यपालिका, कौमा राज्य की कार्यपालिका, कौमा राज्य के अधीन आने वाली, राज्य के अधीन आने वाली प्रत्येक संस्था, आने वाली प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संस्था जो राज्य के रूप, जो राज्य की इकाई के रूप में काम कर रही है, जो राज्य की इकाई के रूप में यानी एक यूनिट के रूप में, यूनिट के रूप में कार्यरत है, वर्किंग है, कार्यरत है, वो क्या है, राज्य इंस्टीट्यूट, आप स्टेट इंस्टीट्यूट कहते हो। और जैसे कि तीसरी हम बात करते हैं, जैसे कि LIC है, SBI है, RBI है, ये क्या है, ये भारत राज्य, इसे भारत हम संघ की बात करें तो भारत के अधीन आने वाली वो संस्था, यानी RBI हो, SBI हो, एक्सिस बैंक हो, है ना, चाहे कोई भी बैंक की बात कर लें, किसी भी फैक्ट्री की बात कर लें, किसी भी प्राइवेट ऑफिस की बात कर लें, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर लें, ये सारी क्या है, ये सारा स्टेट है और स्टेट्स की यूनिट है, क्योंकि जो भी यूनिट स्टेट के बतौर काम कर रही है
या उसके जो अंदर काम कर रही है वो स्टेट में ही आता है। और स्टेट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस ही क्यों ना हो, चाहे विधायक का ऑफिस क्यों ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहता है, तीसरे में आता है क्या, राज्य राज्य के अंदर आते हैं जिले, और जिले के अंदर आते हैं गांव। तो गांव के स्थानीय यानी स्थानीय स्वशासन लिख देंगे आप, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल रूल, स्थानीय स्वशासन, जैसे बोलते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन, जैसे कि पंचायतें, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, जिला न्यास बोर्ड, जिला न्यास बोर्ड, तथा कोई भी निजी इकाई, कोई भी निजी इकाई यानी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी निजी इकाई जो बतौर राज्य संस्था काम कर रही है, जो बतौर राज्य संस्था काम कर रही है, काम कर रही है, वो कोई भी यूनिट, यानी ये सारी यूनिट कुल मिला के भारत के पूरी बात कर लें, भारत के आप जिस स्टेट में रहते हो उसकी बात कर लें, और जिस स्टेट के आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसकी बात कर लें, और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप जिस गांव में रहते हो उसकी बात कर लें, और जिस गांव के आप टाउन में रहते हो उसकी बात कर लें, और आप टाउन के जिस घर में रहते हो उसकी बात कर लें। कुल मिला के भारत से लेके आप जहां रह रहे हो ये सारा भारत ही है, ये सारा राज्य है। और नेशन स्टेट की अवधारणा से हम देखें तो कोई भी इकाई, भारत की कोई भी इकाई जो बतौर राज्य संस्था काम कर रही है, जो भारत के अंदर काम कर रही है, वो कोई भी यूनिट आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती हुई कोई भी यूनिट पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे उस ऑफिस को, उस डिपार्टमेंट को, उस यूनिट को सीधे नोटिस भिजवा सकता है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी यूनिट इनमें से आपके मौलिक अधिकारों का वॉल्यूशन कर रही है, उनके अगेंस्ट जा रही है, तो आप सीधे न्यायालय, उच्च सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी आप इन्हें न्यायालय से लागू करवा सकते हैं। इसे कहते हैं न्यायोचित प्रकृति। ठीक है, तो चलिए, यह है राज्य की परिभाषा। यानी इस राज्य की परिभाषा में आने वाली वह प्रत्येक यूनिट जो राज्य बतौर संस्था काम कर रही है वो आपके किसी भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती हुई पाई जाती है तो उच्चतम न्यायालय आपके अधिकारों के लिए, आपके लिए भी लड़ लेता है। तो यह है आपके राज्य की परिभाषा। लेकिन इस चीज पर काफी विवाद भी हो गया था हमारे लेक्चर का, बट कोई नहीं। जब मुझसे पूछा गया स्टेट की डेफिनेशन तो मुझे, सही बता रहा हूं, मुझे हंसी आती है मूर्खता पर उनकी जिन्होंने मुझसे पूछा। हालांकि मैंने उनको किताब भी बताई थी। अभी एक बच्चे ने भी मुझसे कमेंट किया था, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे उनका कमेंट है, और कमेंट अच्छा था, क्लियर, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच में मैं बहुत थैंकफुल हूं आपके लिए कि आपने मेरे लेक्चर को इस तरह से देखा, आपने वो महसूस किया, बिकॉज यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखते रहते हैं, ये डिबेटिंग, देखो चीजें डिबेट तो होना तय। ऐसा कौन सा लेक्चर है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, अब जैसे उन सभी पॉलिटिकल विद्यार्थी, साइंस के जो विद्यार्थी हैं, उनको सभी को गुस्सा आ सकता है, तो मुझे तो जाहिर है, मुझे तो आएगा ही आएगा। जब मैंने चीजों को पढ़ा है तो मैं कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव कर लूंगा भाई। अब मुझे बताइए, जो इंसान, उन्होंने अपने किताबों में इतना वक्त बिताया हो, अब ये किसी पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी होल्डर से मैं बात करूं, अब पीएचडी होल्डर से मैं बोलूं कि तुम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से पढ़ के आए हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा यार। आप एक इंसान की उपलब्धि को भी तो देखो कि एक इंसान बतौर एजुकेटर आपके पास इंटरव्यू देने आया है। भाई एजुकेटर है, वो पढ़ाता है। आप सोचिए,
और मैं अपनी बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं जो टीचर्स हैं आज, जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से आप सभी को पढ़ा रहे हैं। कोई भी हो, एक इस मंच पे खड़ा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे कोई शौक से खड़ा नहीं होता। कोई यहां पर मैं नाच गाना नहीं करते, कोई टीचर अपने कोई पोडियम पे नाच गाना करते देखे हैं क्या? बताइए। कोई नाच गाना नहीं होता यहाँ पे कोई मॉडल टाउन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल नॉलेज का एक क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। नॉलेज के तौर पर यहाँ पर कोई टीचर खड़ा होता है और आप उसको, एक एजुकेटर का कोई इंटरव्यू देने आपके पास आया है और आप उससे ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से बता रहे हैं, या सॉरी बताएं, पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से तो नहीं है सर ये। अरे थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। जो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं सही बता रहा हूं, वो भी देख लें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली वो देख लें, मैं तो कहूं देखना, उनका देखना बनता है उनका देखना। बस मैं नाम नहीं ले सकता, ये प्रोटोकॉल होते हैं कुछ, ये कुछ प्राइवेसीज होती हैं, ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, हमें इनको निभाना पड़ता है। नहीं मेरे कभी सामने वो नजर आ गए ना, सही बता रहा हूं, बात करने का भी इच्छा नहीं होगी। खैर कोई नहीं, क्योंकि चलो खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आजाद किया उन सभी को, आजाद किया उन सभी को जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचा। ये कहावत चलती है, जब भी कभी आपको दुख होता है, जब भी आपको कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है, तो आप सिर्फ एक डायलॉग उसके सामने बोलना कि जाइए आजाद किया तुम सब लोगों को, जाइए आजाद किया तुम सब लोगों को, या उन लोगों को जिन्होंने हमें कभी ठेस पहुंचाई थी। चलिए जाने दिया, बच्चे हैं, क्या करें। देखो मैं अपनी इस ज्ञान पर घमंड नहीं करता, मैं अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। लेकिन जितना मुझ में है, देखो घमंड में और आत्मविश्वास में बच्चों फर्क होता है। मैं पूर्ण रूप से आत्मविश्वास सिद्ध व्यक्ति हूं कि मेरे अंदर अभी ज्ञान जो है, मैं उससे ही आपके सामने खड़ा हूं। मुझे आत्मविश्वास है, मुझे खुशी है, और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं इससे भी बेहतर काबिल बनने के लिए आज संघर्षरत हूं। और एक टीचर, एक एजुकेटर जो होता है, एक ट्यूटर जो होता है, वो हमेशा संघर्षरत होता है केवल आप सभी के। वो अपने नॉलेज को कहीं भी ये नहीं कह सकता कि आज मुझ में संपूर्ण ज्ञान है। एक टीचर को आपने कभी ऐसा कहते सुना नहीं होगा कि मुझ में संपूर्ण ज्ञान है, आ जाओ मेरे पास पढ़ने। ना मैं कभी नहीं कहता कि मेरे पास सारी नॉलेज है, क्योंकि अभी तो बाकी है जिंदगी, और नॉलेज को गेन करना तो बहुत बाकी है। आज भी लर्निंग है। लर्निंग मतलब सेंस, हमने पॉलिटिकल साइंस में जितना पढ़ना था, आपसे अच्छा ही पढ़ा, आपसे ऊपर ही पढ़ा, और इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 2 पेज पढ़ के हम यहाँ पर आ गए। इसकी भी एक लंबी कहानी है। 5-6 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, सच में इस इंडस्ट्री में 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में पढ़ाया है, फिर अब मैं भारत की राजधानी दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। तो राजधानी हो गया दोनों है। कैसे भी कोई भी टीचर यहाँ पर बिना नॉलेज के खड़ा नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है, समझ लीजिए। चलिए तो आर्टिकल 13 की तरफ चलते हैं। मैं अनुच्छेद 13 की बात करूं आपसे, तो अनुच्छेद 13 में मुझे आप एक बात बताएं कि अनुच्छेद 13 भी पूछा था मुझसे इंटरव्यू में, बट आई एम हैप्पी, बट मैं खुश हूं कि कम से कम उन्होंने इंटरव्यू में इसकी तो बात अच्छी की थी यार। ये बात मेरी समझ गए थे वो, सच में। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन पे दिक्कत थी बस मुझे, बाकी अच्छा दिया था उन्होंने मेरा इंटरव्यू। सच में मैं बहुत खुश था कि मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दिए थे जितने उन्होंने पूछे। हालांकि एक कभी कभी इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दे देता है, बट मैंने मैनेज किया और मैंने अच्छी तरीके से आंसर दिए सारे क्वेश्चंस के। बट मैं खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, ये क्या कहता है? ये एक बात कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है भैया कि संसद
यानी संसद या राज्य को, किसी भी राज्य का विधानमंडल या संसद या केंद्रीय विधायिका या राज्य की कोई भी विधायिका या राज्य की कोई भी विधायिका यदि अपने विधानमंडल से कोई ऐसा कानून पारित कर दे, कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो मूल अधिकारों के खिलाफ होता है, जो मूल अधिकारों के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, तो ऐसी विधि जो विधानमंडल के द्वारा लागू की गई है उसे असंगत एवं शून्य माना जाएगा, एवं जीरो माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? जैसे कि यदि मान लो संसद ने, हमारी इंडियन पार्लियामेंट जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव कहा जाता है, हमारी स्टेट असेंबली की बात कर लेते हैं, हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव की बात करें तो अनुच्छेद 13 पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो लिखें, इसके अनुसार, यानी इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल ही तो कानून बनाता है भैया, लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई कानून, पारित कोई विधि या लॉ, पारित कोई विधि मूल अधिकारों के असंगत पाए जाने पर, मूल अधिकारों के असंगत पाए जाने पर, मूल अधिकारों के असंगत पाए जाने पर वह विधि यानी वह कानून, वह विधि यानी वह कानून शून्य अथवा यानी और जीरो अथवा या और अमान्य माना जाएगा, यानी इलीगल, अमान्य माना जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों से मैच नहीं हो रहा है और मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है, मूल अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा है, तो वह कानून अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। और यह शून्य और अमान्य करने की शक्ति जो है वो हमारी सरकार के पास नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, राज्य में हाई कोर्ट के पास होती है। यदि मान लो कल को संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो आपको लगता है कि ये तो मूल अधिकारों के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आपको ऐसा लग रहा है, तो याद रखना कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए इस कानून के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मिलॉर्ड, यह कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, मैं इसका मानने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं हूं, बॉन्डेड नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे इस मूल अधिकार का हनन करता है। मिलॉर्ड कहेगा वेरी गुड, आपने ये पहचाना, ये समझा, तब आप कोर्ट में आए और आपने ये पाया कि आपके इस मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसमें आप ही के मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, इसमें आपके जैसे हजारों व्यक्तियों और करोड़ों भारतीय वासियों का हनन हो रहा है। इसलिए हम इस भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए कानून को आज ही शून्य एवं अमान्य घोषित करते हैं। समझे आप? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब है कि विधि शून्य मानी जाएगी, वो कानून जीरो माना जाएगा और या अमान्य माना जाएगा, दैट्स इट, बस। और ये शून्य और अमान्य करने की पावर को हम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर कहते हैं, या इसे हम जुडिशियल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान में कहां कहां पाई जाती है, तो एक आपका आर्टिकल 13 है, एक आपका आर्टिकल 32 है और हाईकोर्ट के मामले में 226 है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, चलिए।
इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सेट करते हैं एक बार। जैसे अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को पता कैसे लगेगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को पता कैसे लगेगा कि कोई भी जैसा कानून बना है, जैसे कि मान लो संसद ने बोला, एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं कोई भी, जैसे कि संसद ने बोला कि आज से और अभी से इसी वक्त सारे मंदिर बंद हो जाने चाहिए, सारे मंदिर और मस्जिदें बंद कर दो। कोई भी व्यक्ति यदि मंदिर में पाया गया पूजा करता हुआ तो सीधा पुलिस की बंदूक चलेगी, पुलिस की लाठी चलेगी। मान लो कल को प्रधानमंत्री ये बोल दें, कल को सरकार ये बोल दे और सरकार के द्वारा संसद में पारित किया गया कानून ये कह दे कि आज से और अभी से भारत का कोई भी नागरिक अपनी पूजा आस्था और अपनी पूजा और आस्था, वो वाली पूजा नहीं, मैं अर्चना की बात कर रहा हूं, जैसे पूजा पाठ की, अपनी पूजा पाठ और धार्मिक आस्था का खंडन करता है, उसको किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या धार्मिक स्वतंत्रता हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है? है। और उसके बावजूद भी, मौलिक अधिकार होते हुए भी सरकार ने हमारे मौलिक अधिकार को छीना है इस कानून से। तो सरकार इस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट जब इस कानून को पढ़ता है और पढ़ने के बाद ये पाता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो आप लिख सकते हैं जैसे संसद या राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका जब कोई कानून पारित करती है, जब कोई कानून पारित करती है, और ये मैंने पढ़ाया था प्रस्तावना में, न्यायिक समीक्षा कैसे कहते हैं, कानून पारित करती है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है। हाई कोर्ट उस पारित किए गए कानून, यानी पास किए गए कानून, पारित किए गए कानून की समीक्षा कर सकता है, जब समीक्षा कर सकता है कि ये बनाया गया कानून मूल अधिकारों के संगत है या नहीं, कि यह बनाया गया कानून मूल अधिकारों के संगत है या असंगत, मूल अधिकारों के संगत है या असंगत। इस जांच को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। देखेंगे असंगत है, इस जांच को न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है, यानी जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट आप कह सकते हैं। यहां पर लिख दीजिए जुडिशियल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ये किस में आती है? ये आती है आपकी आर्टिकल 13 में। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक बार ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, आप सभी को पता है। और ये वाला जो जजमेंट है, ये न्यायिक समीक्षा का जो जजमेंट है, ये आपका केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान का एक मूल ढांचा माना है।
संविधान का एक मूल ढांचा कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। यानी इंदिरा गांधी ने जुडिशियल पावर जैसी शक्ति को खारिज करने की कोशिश, ये सोच रही थी इंदिरा गांधी की जुडिशियल पावर व सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर हम छीन लें। इंदिरा गांधी चाह रही थी कि यदि जुडिशियल पावर को सुप्रीम संविधान से हटा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपंग। और सुप्रीम कोर्ट वास्तव में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय अपनी भारत की जितनी भी कोर्ट थी सभी को अपंग करना चाहती थी, कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, बस मैं किसी व्यक्ति या सरकार की आलोचना ही कर रहा हूं तरह से, लेकिन किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा। मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अच्छे काम भी किए तो कुछ बुरे काम भी हुए। जैसे कि इमरजेंसी एक डार्क चैप्टर कहा जाता है हमारे भारत का, कोई दोहराई नहीं है। जिसमें जो नसबंदी की गई थी वो तो सबसे ज्यादा वेरियस डार्क मैटर है हमारा, डार्क चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डार्क चैप्टर ऑफ इंडिया। तो 25 जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हमारे पूरे देश में, उसमें जो नसबंदी की गई थी, आप समझ रहे हो, तो कत्लेआम किए गए थे। ठीक है, तो वो सारी जबरदस्ती जेलों में ठूसा गया। जबकि आप सभी को पता है कि हमारा एक आर्टिकल काम करता है 21, राइट टू लाइफ कहते हैं, ये इमरजेंसी के समय भी नहीं खारिज नहीं होता। आर्टिकल 21 जब ये आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के समय भी जिंदा रहता है। और आर्टिकल 20 कहता है गिरफ्तारी से सर, यानी किसी भी व्यक्ति को आप जबरन नहीं उठा सकते, बिना आरोप के नहीं उठा सकते, इमरजेंसी में नहीं उठा सकता भाई साहब। आप हेवियस कॉर्पस कहते हो ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि आपने किसी व्यक्ति को उठा भी लिया है तो आप उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होगा। यानी हेवियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग, आप आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को उसे बिना कारण बताए जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में कराया सबको गिरफ्तार। तो क्या आर्टिकल 20 हमारे संविधान के भाग 3 का एक अनुच्छेद नहीं है? और संविधान के भाग 3 जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उस भाग को कह रहा हूं। और जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आता आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। लोगों को भाई साहब मारा है, जीने की बात को छोड़ो, मारा है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 का जब हनन हो रहा था तब हमारी सुप्रीम कोर्ट कहां थी? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह अपंग बना दिया गया था। ये बात हकीकत है। इसलिए मैं इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, मैं उसको भारत में एक काला धब्बा कहता हूं। भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है वो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो सारे काम किए। आप सोचिए, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के समय सबसे बड़े अपोजिशन लीडर, उस समय भी उनको जेल में ठूंस दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामलीला मैदान से यह बोला था कि इंदिरा कुर्सी खाली करो, जनता आती है। बस इतना बोला था। जब इंदिरा गांधी के कानों में यह गूंज सुनाई पड़ी और इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस में डिस्टरबेंस किया था, फर्जीवाड़ा हुआ था। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी जांच की तो पूरी तरीके से इलेक्शंस में फर्जीवाड़ा हुआ था। जब संविधान कहां था? आप मुझे बताइए। जो आज ये लोग ये बोलते हैं कि संविधान को खतरा है, मुझे तो आज तक इन 10 सालों, इन 12 सालों में कभी एहसास नहीं हुआ कि संविधान को खतरा है। मुझे कभी 10 सालों में एहसास नहीं हुआ। सीरियसली, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार का समर्थक हो सकता हूं। और सरकार मेरी है, आपकी है, आपके अलावा उन सब लोगों की है, जो आप उन सभी लोगों की है जिन्होंने वोट भी नहीं। सरकार उनके लिए भी काम कर रही है। तो इसलिए मैं 10 सालों में तो कभी भी, और 10 साल छोड़िए, चलो मैं मनमोहन सिंह को भी ले लेता हूं। मनमोहन सिंह 2004 से प्रधानमंत्री आए और 2014 तक रहे, 10 साल के प्रधानमंत्री रहे। मैंने उनके समय भी कभी संविधान का उल्लंघन नहीं। अब इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं भैया सब? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ है। मैंने तो कभी पीवी नरसिम्हा राव का नाम नहीं लिया, जबकि पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस पार्टी से भी आते थे। मैंने तो कभी नाम नहीं लिया, समझे ना? तो मैंने तो नेहरू जी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि नेहरू जी खुद कांग्रेस पार्टी से आते थे। तो इसलिए जब हम बात संविधान की आती है तो हम किसी पार्टी के समर्थक और आलोचक नहीं हो सकते।
हम संविधान के समर्थक। ये देश भारत हमारा है और भारत के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, तो 13 आपने पढ़ लिया। और संविधान का मूल ढांचा, इसे बोला गया था, 21 में बोला गया था केशवानंद भारती केस में, कि न्यायिक समीक्षा हमारे भारतीय संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक मूल विशेषता है। चलिए, जुडिशियल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमेशा याद रखना, ये मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सुनने वाला मेथड कहां पर है या फिर अमानने वाला मेथड कहां पर है, जिसे आप असंवैधानिक भी बोल सकते हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हो, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति आप सभी को पता ही है। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। देखो, इसके लिए एक एग्जांपल सेट कर देते हैं। चलिए, तो इसमें क्या एग्जांपल हुआ डियर, इसका उदाहरण हुआ एक 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। करीबन मैं जून के समथिंग बात कर रहा हूं, जब तक शायद इलेक्शन हो चुके थे और शपथ हो गई थी। 2014 में क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, एक बिल पारित किया। और वो बिल क्या था, यानी संसद ने एक कानून बनाया। वो कानून क्या था, एक बार सुनना। उस कानून का नाम था NJAC। NJAC इसे कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके ऊपर एक बिल था, क्या फुल फॉर्म आप जानोगे तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक बिल हुआ करता था। इस बिल को पारित कर दिया, और बिल को पारित करने का मतलब है कि अब बिल पारित हो चुका है बहुमत से, अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमति दे देगा इस पर। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मतलब होता है कि सरकार एक ऐसा कमीशन बनाएगी जिसमें सरकार के आदमी अब जजों की नियुक्ति करेंगे। वाह भैया वाह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमने देखा ये तो भैया बहुत बड़ा स्पैम होने वाला था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्कैम था कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, कैसे? यदि ये मान लो सुप्रीम कोर्ट इसको रहने देता तो भाई साहब आपको पता है कि आज हमारे जज की नियुक्ति किससे होती? सरकार के द्वारा होती। और जब रूलिंग पार्टी जज की नियुक्ति करेगी तो वो हमेशा अपने फिगर को देख। आज जजों की नियुक्ति आपको पता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 11 नवंबर से गद्दी पर बैठने वाले हैं, उनका नाम है संजीव चंद्रचूड़ के बाद। तो संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा हुई है? संजीव खन्ना जी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, और सबसे बड़ी बात बता दूं, संजीव खन्ना का नाम जो सिफारिश में दिया गया था वो DY चंद्रचूड़ ने दिया है। DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में सबसे बड़े न्यायाधीश संजीव खन्ना का नाम सिफारिश में दिया राष्ट्रपति जी। सरकार तो कहीं है ही नहीं है। जब सरकार नहीं है तो यही चीज तो संविधान कहता है कि भाई साहब कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण करिए, सेपरेशन करिए आप उनका। कल को कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो आप पॉलिटिक्स को कभी भी जुडिशियल में नहीं घुसा सकते, आप उसे एंट्री मत कराइए, अलग रखिए। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी भी तरीके का किसी भी पॉलिटिकल परसेप्शन से इंटरप्शन नहीं किया जाएगा, किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जब केंद्र सरकार ने 2014 में एक कानून पारित किया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी अब जजों की नियुक्ति सरकार करेगी, इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या पाया? संविधान के असंगत पाया, क्योंकि संविधान तो कहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहां से हो गई? अब इसके बाद ये तो जुडिशरी को डिपेंडेंट कर रहा है सरकार पर, और जब जुडिशरी डिपेंडेंट है सरकार पर, इंडिपेंडेंट कहां से हो गई? इसका मतलब ये है कि ये संविधान के खिलाफ है। जब संविधान के खिलाफ है जो चीज, उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पावर से क्या कर सकता है? सुनने और अमान्य को।
चलिए तो लिख दे दें, ये बिल क्या हो गया, ये बिल शून्य हो गया और इसको कहते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में पास हुआ था एनजेएसी 99 और 2014 में पास हुआ था एनजेएसी। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना और कहा सरकार एनजेएसी को लाकर हमारी सभी न्यायपालिका की इकाइयों को डिपेंडेंट बनाना चाहती है, जो कि संविधान के खिलाफ है। इसलिए आज से और अभी से और इसी वक्त हम इस एनजेएसी बिल को शून्य और अमान्य घोषित करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा आर्टिकल 50 भी यही कहता है कि स्वतंत्र कार्य न्यायपालिका एवं पृथक कार्यपालिका। चलिए आज का लेक्चर हम यहां फिनिश करते हैं और आर्टिकल 14 हम आपको कल पढ़ाते हैं, जो कि जल्द ही आपकी, और हाँ 4 बजे से हमारा लाइव सेशन भी है, आप सभी को याद रखना। 4 बजे इन द सेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज से और हम लाइव क्यूज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। 15-15 मिनट के सेशन होंगे। सभी को मेरी तरफ से आप सभी को निमंत्रण है, इनविटेशन है, आप सभी आ जाइए। 15-15 मिनट है केवल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका भी, ताकि आप भी अपने त्योहार पे अपनी खुशी बढ़ा पाएं। तो हम इतना नहीं करेंगे और उतना आपका 15 मिनट बहुत जल्दी से गुजर जाता है बच्चों। चलिए तो अब मिलते हैं फिर आपसे, याद रखना इस चीज को। चलिए तो बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।